वापस लौट रहे हैं आज की बड़ी खबर पर, नोटबंदी पर। आज आखिरी दिन है, लेकिन नोटबंदी की मार का असर सबसे ज्यादा खेत खलिहान और किसान पर पड़ा है। 50 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की हालत में सुधार नजर नहीं आ रहा है। मंडी में किसान अपनी फसल नहीं पहुंचा पा रहे, तो कहीं किसानों को सही कीमत न मिलने की वजह से अपनी फसल नष्ट करनी पड़ रही है। सीजनल सब्जियों की बात करें, इनको औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। बाजार में सब्जियां बहुत सस्ती हो गई हैं। टमाटर प्याज की कीमत 1 रुपए प्रति किलो तक गिर गई है। मटर के दाम भी किसान 4 से 5 रुपए किलो बेचने पर मजबूर हैं। ऐसे में क्या नए साल में पीएम मोदी किसानों को कोई ऐसा तोहफा देने वाले हैं जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ सके? महाराष्ट्र में सब्जी मंडी में किसानों का क्या हाल है? मुंबई के सब्जी मंडी बाजार से हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के बाद कल प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, इसलिए सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं। क्योंकि अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है, क्योंकि जो उनकी पैदावार हुई थी, जैसे सब्जियों की खेती हुई थी, वो सब्जियां काफी सस्ती हो गई थी इस नोटबंदी के दौरान। इसलिए अब उम्मीद है कि कल के बाद हालात सुधरेंगे, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। किसानों को दिक्कत थोड़ा बहुत है, लेकिन समस्या सुधर जाएगा थोड़ा दिन में। तो किसानों की जो समस्या है अभी फिलहाल है, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि किसानों की समस्या सुधरेगी, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि अभी किसानों को कुछ पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन जल्दी उम्मीद है कि किसानों को मोदी जी राहत देंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। स्टूडियो में बीजेपी से सुदेश वर्मा है, अभय दुबे कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता हैं, और मेरे साथ देवेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं, जो कि कृषि एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। आपने देखा पुष्पेंद्र जी, किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है क्या? देखिए, पहले से तो हालात सुधरे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए, जो पिछले 2 वर्ष गुजरे हैं वो सूखे के वर्ष थे, और उस वजह से किसान की पहले ही कमर टूटी हुई थी। और इस बार अच्छी बरसात हुई, लेकिन अच्छी बरसात मानसून के बावजूद जो बम्पर क्रॉप आई, जैसे ही वो क्रॉप आई उसी वक्त जो है इन्होंने ये नोटबंदी कर दी। किसान उसको मार्केट में नहीं ले जा पाया, उससे पहले ही जो है सारे जो कीमतें हैं उसकी धड़ाम हो गई, बिल्कुल नीचे गिर गई। इस वजह से भारी नुकसान, चाहे वो धान का किसान हो, आलू का किसान हो, और सब्जी का किसान तो जैसे आपकी रिपोर्टर ने भी दिखाया, और मतलब चाहे जो है सड़कों पे फेंकने के लिए मजबूर किसान हुआ। प्याज है, आलू है, टमाटर है, जो 10-10, 12-12 रुपए किलो बिक रही थी किसान के घर से, वो 1 रुपए पे आ गई। किसान की ये हालत हो गई कि बंद गोभी है कि किसान उसको अपने खेत में से तोड़ के बाजार तक ले जाने के लिए उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकानी पड़ती, और ज्यादा उसका घाटा बढ़ जाता, नष्ट करना पड़ रहा है। उसने उसमें पशु छोड़ दिए, पशुओं ने खाया, उसके बाद उसको जोत करके बहुत ही मजबूर किसान खून के आंसू इस बार सुदेश जी इसको देख रहे हैं ना आप, जो आप कह रहे थे हालात सामान्य हो रहे हैं, कैश क्रंच, लेकिन ये जो असर पड़ रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हालांकि नोटबंदी के कारण भी ये एग्रेवेट हुआ होगा, मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शन से होता है गांव में नहीं हो पाया होगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है, आप तो बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कि जब भी हर 2 साल में जब गलट होता है मार्केट में, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो आलू और टमाटर के साथ ऐसा होता है अक्सर। आपने देखा कि सड़कों पर लोग, पहले भी हम लोगों ने सुना था, तो बिल्कुल नोटबंदी से इसको न जोड़ें। ये एक समस्या है जो रखरखाव से है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कनेक्टेड है, जो हमने इतने सालों के गवर्नेंस के बाद भी हमने कभी रखरखाव के बारे में नहीं सोचा किसानों का। अच्छा, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से नहीं है। देवेंद्र शर्मा जी, आपको भी लग रहा है, आप सहमत हैं क्या कि नोटबंदी की वजह से ये हाल नहीं हुआ है किसानों का और सब्जियों का? मानक जी, जैसा कि पहले एक साथी ने कहा कि पिछले 2 साल के सूखे के बाद उसके तो हम जानते हैं कि वे लोग किस न किस तरह के सूखे को बर्दाश्त कर पाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नोटबंदी की मार किसानों पे पड़ी है, वो शायद सूखों के जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था उससे ज्यादा गंभीर है ये, और ज्यादा भयंकर है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये जो हमें समझने की जरूरत ये है कि भाई ये ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि देवेंद्र जी कंप्लीट कर रहे हैं।
आवाज ठीक से नहीं आ रही है देवेंद्र जी मुझे आपकी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है, मैं ठीक करवा रहा हूँ उसे सर। उसके बाद लौट रहा हूँ आपके मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे गोदाम अगर होते जहां इनको रखा जा सकता तो किसानों को जब दाम मिलता तब किसान उसको बेचते। रख रखाव का प्रॉब्लम समस्या है, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। जब सूखा होता है तो हमने इरिगेशन सिस्टम के बारे में सोचा ही नहीं। आज भी हम 60 साल के बाद मानसून में क्यों इतना वो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डील करने की लेकिन समस्याएं अलग थी। अब जो मेन समस्या थी, जो नवंबर के पहले हफ्ते में कीमतें 8-10 रुपए में आलू टमाटर प्याज बिक रहा था किसान का, वो तुरंत ही अगले हफ्ते ही अगले दिन से ही जो है 1-2 रुपए पे आ गया। तो उसकी वजह से नोटबंदी की वजह से वो काम हुआ। नोटबंदी से हुआ है। अभय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप भी कुछ जोड़ रहे हैं इसमें अभय जी? मानक जी, हाँ देखिए, आप एक बहुत मैं साइंटिफिक बात करना चाहता हूं। 16 करोड़ 85 लाख मैट्रिक टन वेजिटेबल का टोटल उत्पादन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गया, लगभग पिछले 2 साल की तुलना का ही प्रोडक्शन है। और इसमें 5 करोड़ मैट्रिक टन आपका आलू है और 2 करोड़ मैट्रिक टन प्याज और 2 करोड़ मैट्रिक टन लगभग टमाटर है। मतलब 50% कंट्रीब्यूट करता है टोटल वेजिटेबल में। आप ये कितनी शर्मनाक और दुखद बात है कि किसान को फसलों का उनकी दाम नहीं मिल पा रहा है और ये कह रहे हैं कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है। अरे आप ग्राउंड रियलिटी पता तो करिए। दुबे जी, ये पहली बार हुआ है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ, पहली बार हुआ है क्या ये? ड्यूटी आपने गेहूं पर कभी पहले नहीं देखा कि लोगों ने अपने जबकि 94 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, जो 2013-14 का प्रोडक्शन था। 7 मिलियन टन गेहूं का इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? किसान को मारने का पूरा कार्यक्रम बना लिया आपने, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए। आप कहते हैं कि हम कर्जा माफी, चलिए, अरे प्रधानमंत्री जी कर्जा माफी से भी ज्यादा उनको उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का आपने कहा था 50% ऊपर देंगे, तो वो कब घोषणा पत्र का वादा पूरा करेंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब चलिए अब नोटबंदी से निकल के हम सरकार के दूसरे वादों और दावों पर चले गए, उस पर बहस करने का और बहुत समय। अभय जी एक सेकंड रुकिएगा, आप कुछ कह रहे थे अग्रवाल। देखिए, ऐसा है, जो इस तरीके की कीमतें गिरी हैं, जो किसान भाइयों की बात है, वो सवाल ये है कि उनका आड़तियों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। वो डायरेक्ट सेल नहीं करते हैं। बहुत कम सेल है जो डायरेक्टली फार्मर्स मार्केट में ला करके कंज्यूमर को देते हैं। ऐसी सिचुएशन में उन आड़तियों के साथ जिनको वो सेल करते हैं, उनका क्रेडिट का बातचीत चलती है, और आड़तियों के पास काफी कैश था पिछले 50 दिन में। भारत सरकार ने 50 दिन दे करके एक इतना सहूलियत लोगों को दी कि भाई आप अपना पैसा एक्सचेंज कर लो, बैंक में जमा करा लो और पैसा निकाल लो, और 5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने 22 दिसंबर तक रिलीज कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं नोटबंदी से किसानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? नोटबंदी से डायरेक्ट असर इतना ज्यादा नहीं हुआ, ये एक फैलाने की बात है। ठीक है, एक सेकंड सर, योगेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी स्वागत है आपका। एक छोटा सा कमेंट योगेंद्र जी, उसके बाद ब्रेक के बाद डिटेल में आऊंगा आपके पास। योगेंद्र जी, क्या किसानों को वाकई नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है क्या? ये परेशानी अभय जी एक सेकंड जरा, योगेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। अभय जी एक सेकंड, योगेंद्र जी। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए जल्दी सर 10 सेकंड दे रहा हूं सर, ब्रेक लेना जल्दी से। बोलूं? हाँ जल्दी। हाँ, देखिए, जब अगर हम ये इस तांडव से, भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के तांडव से पूरा भारत त्रस्त था, परेशान था। 10, 15, 20% लोग जो ब्लैक मनी में लिप्त थे, उनसे किसी तरीके से बचना चाहते थे। अपोजिशन पार्टी और भारत सरकार, अपनी जो रूलिंग पार्टी, वो सब बात कर रहे थे कि 2 साल में मोदी जी ने क्या किया ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। अब जब उन्होंने किया तो अब उसके अगेंस्ट लग गए। ठीक है सर, देखिए फिर अभय जी नाराज हो जाएंगे, आप ऐसी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नोटबंदी के आखिरी दिन की हमारी खास कवरेज जारी है। योगेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, 50 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार ने कल आंकड़े जारी करके बताया कि सरकार की कमाई बढ़ी है, इकोनॉमी पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ है। आप क्या कहते हैं योगेंद्र जी? प्रधानमंत्री ने देश से 50 दिन मांगे थे और मैं समझता हूं देश की जनता ने तमाम सुख दुख तकलीफ के बावजूद वो 50 दिन दिए हैं, और इस नीति को विपक्ष पार्टियां चाहे कुछ भी कहें, इस
नीति को देश की जनता ने एक समर्थन दिया है 50 दिन के लिए। अब 50 दिन पूरे हो गए, अब हिसाब मांगने का वक्त आया है। 3 तरह के हिसाब हमें मांगने हैं। पहला हिसाब हमें आरबीआई से मांगना चाहिए कि कितना पैसा, कितने नोट वापस आए, कितना काला धन था, किस दिन कितना पैसा डिपॉजिट हुआ। कल जो वित्त मंत्रालय की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है। मुझे लगता है कम से कम अब, जबकि आज शाम 4 बजे के बाद पूरे आंकड़े ईमानदारी से देने चाहिए, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी का भी। दूसरा प्रश्न वित्त मंत्री से होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ काला धन, कुछ एडिशनल इनकम हुई है इस सब की वजह से, देश के लोगों की इतनी भारी तकलीफ, पीड़ा, नुकसान से अगर कुछ फायदा देश को हुआ है, तो आप उसका क्या करने वाले हैं? उस पैसे से इस देश की दुख सुख कैसे कम होगा? जिस तरह की उम्मीद लोग लगा के बैठे हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा? ठीक है। और तीसरा सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, ये जो काले धन के विरुद्ध यज्ञ हो रहा था देश में, उसमें क्या सिर्फ कैश और नोट को ही देखा जाएगा, या कि काले धन का जो हाथी है, ये तो कैश तो सिर्फ उसका एक पूंछ है हाथी की, जो कैश का असली मामला है, जो रियल एस्टेट है, गोल्ड है, लेकिन उससे भी बड़ा जो मामला शेयर मार्केट है, जो मॉरिशस से पैसा आ रहा है, जो परनाला खुला हुआ है ब्लैक मनी का, उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री की क्या योजना है? मैं समझता हूं ये तीनों प्रश्न पूछने का आज दिन आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये 3 प्रश्न पूछना है, हिसाब मांगना है, लेकिन अब देखना यह है कि कितने दिनों में सरकार अपने सारे के सारे आंकड़े इकट्ठा कर लेती है और उन्हें जनता के सामने पेश करती है। देवेंद्र शर्मा भी मेरे साथ अब जुड़ गए। देवेंद्र जी, जल्दी से ब्रेक पर जाना है, उससे पहले छोटा सा कमेंट। देवेंद्र जी माफ करिएगा, पहले टेक्निकल प्रॉब्लम था। देवेंद्र जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल जब हमने वित्त मंत्री जी को सुना तो उन्होंने अपना सिलेक्टिव डाटा पेश किया, और वो ऐसा एक उसको ऐसा टर्न दिया जैसे कि बहुत ही इसका फायदा हुआ हो देश को। अभी तक मेरा मानना है कि जितने भी इन्होंने वादे किए थे, चाहे ब्लैक मनी पे, चाहे करप्शन पे, चाहे मिलिटेंसी पे, ये सब जो बातें हैं वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई हैं। उसको क्लेम करना ठीक है, क्लेम तो आप चांद पर भी जाके कह सकते हैं कि पैसा पैदा हुआ है उसका, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जो नुकसान हुआ है स्पेशली किसानों को और मजदूरों को, उसकी कहीं जिक्र नहीं की गई है। और इतनी पीड़ा उनकी है, मुझे लगता है कि वो जो आम जनता जो है, जो दुखी है, उस पर ध्यान देने की सुदेश बात वर्मा कहीं जवाब की देना नहीं चाहते गई हैं, है। लेकिन सर ब्रेक और लेना हूं। ब्रेक के बाद थोड़ा सा विस्तार से और बातचीत कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना, वक्त की नजाकत है। देवेंद्र जी, छोटा सा ब्रेक, हमारी खास कवरेज जारी है, देखते